हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए आज हमको पढ़ना है हमारे नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, और जिसमें हम 15 शब्दों को कवर करने वाले हैं। और ये हमारा आज का 6वां लेसन है। ठीक है, 6वां लेसन है हमारा आज का। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तहत हम आज के 15 शब्दों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड हिंटरलैंड का मतलब क्या होता है? भीतरी प्रदेश, परिक्षेत्र या पृष्ठ देश। ठीक है, और नेचर से क्या है? ये नाउन है। प्रकृति रूप से ये नाउन है, यानी संज्ञा है। ठीक है, हिंटरलैंड। तो लैंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्रदेश से है, और जब किसी शब्द के अंत में लैंड जुड़ा हो तो उसको आप समझ जाइए कि वो नाउन है। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ ए रिवर्स बैंक। ठीक है, हाँ, नदी के किनारे का तटीय हिस्सा। ठीक है, जो किसी देश की भूमि होती है, या नदी के किनारे का पीछे का भाग। ठीक है, जो किसी देश में होता है। पार्ट्स ऑफ ए कंट्री यानी किसी देश का वह भाग जो नदी के किनारे के पीछे वाला हिस्सा है, कोस्ट के समीप, कोस्ट के बाद वाला हिस्सा है। जैसे आया, अब यहाँ पे इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तहत, यानी ये वाक्यांश लिखा हुआ है, इसके लिए एक शब्द प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसका प्रयोग हम जहाँ करेंगे वहाँ पर देखिए भीतरी प्रदेश, परिक्षेत्र या पृष्ठ देश के रूप में आएगा। यानी द हिंटरलैंड was conquered by the European in 16th century of Western घाट। यानी पश्चिमी घाट के, ठीक है, पश्चिमी घाट अर्थात भारत में पश्चिमी घाट को यूरोपीय या पश्चिमी घाट के पृष्ठ क्षेत्र को, भीतरी क्षेत्र को, ठीक है, 16वीं शताब्दी में यूरोपियों ने या यूरोपीय देशों ने जीत लिया था। ठीक है, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट के भीतरी प्रदेश को यूरोपियों द्वारा 17वीं शताब्दी में कंक्वायर कर लिया गया था, जीत लिया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड होमिसाइड का मतलब क्या होता है? नरहत्या या मानव वध। और ये क्या है? यह भी नाउन है। तो हमने पहले ही बताया था, जब साइड शब्द लगा हो तो आप उसको जो है हत्या जोड़ लेंगे लास्ट में, अगर साइड शब्द जुड़ा हो। ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड या डर्मिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, तो किसी की हत्या हो रही है ना। लेकिन यहाँ पर होमिसाइड लिखा है। तो पेस्टिसाइड किस लिए आता है? खेतों में कीटनाशक के लिए। नाशक का मतलब हत्या करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मानव वध या नरहत्या। और क्या है ये? संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा, नाउन है। किलिंग ए मैन, एक मनुष्य की हत्या करना ही क्या कहलाता है? होमिसाइड कहलाता है। होमिसाइड। तो यूज़ क्या है? पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग ए केस ऑफ कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है अपराध, अपराध है। ठीक है, अपराध, होमिसाइड। तो पुलिस एक नर हत्या के अपराध का इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस एक मानव हत्या या मानव वध के अपराध के केस का इन्वेस्टिगेट कर रही है, खोजबीन कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा आज का तीसरा शब्द है, कौन सा है? होमोजीनियस। होमोजीनस होमोजीनस का मतलब होता है जहाँ पर होमो लगा हो, आप एक चीज़ समझिए,
वो एडजेक्टिव ही होगा। और एक समान, जहाँ पर होमो शब्द लगा है तो एक समान से लिया जाएगा, तो एक समान या सजातीय। तो होमोजीनस का मतलब क्या हो गया, एक समान लगने वाले या सजातीय। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था हिट्रोजीनस। हिट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, विजातीय, तो उसी का अपोजिट वर्ड है। और नेचर से क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, ऐसी वस्तु जिसके जो तत्व होते हैं वह एक प्रकृति वाले होते हैं। ठीक है, ऐसी कोई वस्तु जिसमें जो भी कंटेंट रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, वह एक प्रकार की प्रवृत्ति वाले हों, एक प्रकार की प्रकृति वाले हों, एक ही तरह के दिखने वाले हों, गुण एक समान हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, सजातीय। तो जैसे इंडिया इज़ ए डाइवर्स नेशन, भारत एक डाइवर्स राष्ट्र है। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, विविधता वाला, यानी भारत एक विविधता वाला देश है। एंड ए होमोजीनियस रिटेल स्ट्रेटजी इज पॉसिबली डूम्ड टू फेल। और भारत एक अनेकता में एकता वाला देश है, यानी भारत एक जो है विविधता वाला देश है, डाइवर्स वाला देश है। और यहाँ पर संभवतः जो होमोजीनियस यानी सजातीय स्ट्रेटजी है, रिटेल स्ट्रेटजी है, यानी जो सजातीय या एक समान वाली भावना है, उसको प्रदर्शित करना पॉसिबली असंभव है। ठीक है, पॉसिबली सफल नहीं हो पाएगा या सफल नहीं है। आई बात समझ में, क्योंकि विविधता है, यानी धर्म के रूप से, धार्मिक रूप से भी विविधता है, और उसके बाद बोलचाल, भाषा, रहन सहन, खान पीन, सब में विविधता है। तो होमोजीनियस नहीं है, भारत जो है होमोजीनियस नहीं है। फिर अगला है हमारा शब्द ऑनरेरी। 74 74वां शब्द है ऑनरेरी। ऑनरेरी मीन्स होता क्या है, सम्मानार्थ या अवैतनिक पद या मानद, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ऑनरेरी। तो एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड और अनपेड वर्क, मतलब क्या हो गया कि ऐसा कार्यालय जहाँ पर कोई व्यक्ति बिना किसी वेतन के काम करता हो, ठीक है, या अवैतनिक काम करता हो, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ऑनरेरी। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को उपाधि मिलती है, मानद उपाधि, तो उसका कोई वेतन नहीं मिलता है उसे। जैसे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑनरेरी चेयरपर्सन इन राज्यसभा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेयरपर्सन का मतलब सभापति, सभापति। ठीक है, और ऑनरेरी का मतलब क्या हो गया, पदेन या मानद। ठीक है, मानद। तो मानद सभापति है, यानी भारत का जो है वाइस प्रेसिडेंट, अर्थात वाइस प्रेसिडेंट का मतलब उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होता है। ठीक है, अर्थात उसको सभापति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, अवैतनिक होता है। चलिए अगला है हमारा शब्द इन सॉरी इकोनोक्लास्ट। अगला शब्द है इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक या मूर्ति तोड़ने वाले, और ये क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन है। तो समवन हु ट्राइज टू डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी पारंपरिक रूप से जो विचारधारा चल रही हो, जो संस्थाएं चल रही हों, पारंपरिक रूप से विचारधारा और संस्थाओं को तोड़ने वाला या नष्ट करने वाला क्या कहलाता है, आइकोनोक्लास्ट। अर्थात मूर्ति भंजक या मूर्ति को तोड़ने वाला या पुरानी परंपराओं को तोड़ने वाले को आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। यूज़ क्या है, तो क्रिटिसिज्म हिज क्रिटिसिज्म्स, ये एस है, आर नेवर
iconoclast and his sympathy never, ठीक है, साइकोफेंटिक, तो हिज क्रिटिसिज्म आर नेवर iconoclast, उसकी आलोचनाएं कभी भी पुरानी परंपरा को तोड़ने वाली नहीं रही, ठीक है, उसकी आलोचनाएं पुरानी परंपरा को तोड़ने के लिए नहीं रही, और ना ही एंड हिज सिंपैथी नेवर, हाँ, साइकोफेंटिक, और ना ही उसकी सहानुभूति कभी चापलूसी भरी रही, ठीक है, यानी साइकोफेंटिक का मतलब चापलूस होता है, चापलूस, आई बात समझ में। हाँ, चापलूस उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाता है और अपने कार्य को सिद्ध करता है, ठीक। चलिए, आई होप समझ में आ रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर लिंक एंड डू योर वैल्यूएबल कमेंट इन कमेंट बॉक्स। चलिए आगे देखते हैं, अगले हमारे जो शब्द हैं वो कौन से हैं। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? प्रवासी। एमिग्रेंट मीन्स प्रवासी नागरिक या अप्रवासी, अप्रवासी या प्रवासी नागरिक। देखो, जब अप्रवासी के रूप में यूज होगा तो नाउन होगा, और प्रवासी नागरिक के रूप में यूज होगा तो नागरिक शब्द नहीं है, प्रवासी माना जाएगा, तो वो एडजेक्टिव के रूप में होता है, ठीक है, अप्रवासी या प्रवासी नागरिक। तो ए पर्सन हु कम्स टू कंट्री वेयर ही वॉज नॉट बॉर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर। क्या मानना है इसका? कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से आता है, किसी दूसरे देश में जहाँ पर वह जन्म नहीं लिया होता है सेटल होने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई भारत में जन्मा हो और भारत में ना रहकर, अपना जीवन ना बिताकर किसी दूसरे देश में बिताता है, तो उस देश के लिए वह एमिग्रेंट कहलाएगा। जैसे मान लो भारत में किसी ने जन्म लिया और चला गया कहाँ? अमेरिका, तो अमेरिका के लिए वह एमिग्रेंट कहलाएगा, अप्रवासी, ठीक है। हाँ, तो ए पर्सन हु कम्स टू कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में आता है जहाँ उसने जन्म नहीं लिया और वहीं पर क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है। सेटल देयर का मतलब सेटल हो जाता है, वहीं पर अपना आवास बना लेता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, उसको एमिग्रेंट कहते हैं। अच्छा, एक और शब्द था एमिग्रेंट, EMIGRANT, उसका क्या मतलब था? ठीक है, EMIGRANT, ठीक। तो उस एमिग्रेंट का मतलब था कि जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, ठीक है, तो जिस देश को छोड़कर जा रहा है उस देश के लोग उसे अपना क्या मानते हैं? प्रवासी। वो प्रवासी है, और ये इमिग्रेंट क्या है? अप्रवासी। ये IMMI है। आई बात समझ में? पिछले लेक्चर में वो शब्द हुआ था, हम आई थिंक तीसरे लेक्चर में हुआ रहा होगा, तीसरे या चौथे में, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। तो यूज क्या है? द फिल्म वन क्रिटिकल अक्लेम फॉर इट्स सीयरिंग लुक एट इमिग्रेंट लाइफ, ठीक है। तो इस मूवी ने क्रिटिकल अक्लेम का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्रिटिकल अक्लेम का मतलब होता है कि जो उसके रिव्यू रही है वो अच्छी रही है, यानी इस मूवी ने क्या जीता है? तो क्या कहते हैं? क्रिटिक्स होते हैं। क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचना, तो यहाँ पे प्रशंसा है, ठीक है। तो इस फिल्म ने, इस मूवी ने प्रशंसा को विन किया है, प्रशंसा को जीता है, क्योंकि इसने एमिग्रेंट यानी अप्रवासी नागरिकों के जीवन से संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डाला है। तो सियरिंग का मतलब होता है प्रकाश डालना, प्रकाश डालना, डालना,
ठीक है, प्रकाश डालना या तथ्यों को रखना। ठीक, चलिए आगे है अगला हमारा 77 वर्ड है, 77वां शब्द इम्यून। क्या लिखा है? इम्यून। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षित, रोगक्षम। और ये नेचर से क्या है? एडजेक्टिव है, यानी जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली है उसी को इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी ऐसा कुछ हमारे शरीर के अंदर जो हमें इन्फेक्शन, अर्थात इन्फेक्शन मतलब हो गया कि संक्रमण से दूर रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्यून। इनफैक्ट वास्तव में पॉजिटिव थॉट्स कैन इवन बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। पॉजिटिव थॉट्स यानी जो सकारात्मक विचारधारा है वह आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, अर्थात मजबूत करती है। आई बात समझ में? हाँ, तो सबसे अत्यधिक इम्यून बढ़ाने वाला क्या होता है? पॉजिटिव थॉट, यानी सकारात्मक विचारधारा। आप नेगेटिव सोचेंगे तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 78th वर्ड है हमारा इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, अव्यक्त या अंतर्निहित। और यह भी क्या है? विशेषण है। नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जो क्लियर रूप से या स्पष्ट रूप से व्याख्यायित ना हो, एक्सप्रेस्ड ना हो। या इम्प्लाइड हिडन, या जो इम्प्लाइड हिडन हो अर्थात अंतर्निहित हो। ठीक है, एडजेक्टिव। द लव फॉर हिज कंट्री एंड हिज एम्पैथी विथ इट्स पीपल इज क्लियरली इम्प्लिसिट इन हिज राइटिंग। अपने देश के लोगों के लिए प्यार, ठीक है, यहाँ लिखा है द लव फॉर हिज कंट्री, यानी अपने देश के लिए प्यार, एंड हिज एम्पैथी विथ इट्स पीपल, और अपने देश के लिए लोगों के लिए सिंपैथी की भावना अर्थात परानुभूति या सहानुभूति की भावना इज क्लियरली इम्प्लिसिट इन हिज राइटिंग, उसकी लेख में या उसकी लेखनी में अंतर्निहित है या अस्पष्ट रूप से अंतर्निहित है। ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब क्या हो गया? अंतर्निहित है ना, स्पष्ट रूप से अंतर्निहित है। यानी कोई अगर देशभक्त लिखता है तो अपने देश के बारे में, या कोई जो है ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने देश के समस्याओं से, अपने लोगों की समस्याओं से अन्य लोगों को अपनी लेखनी के माध्यम से रूबरू कराता है, तो उसके लिए इम्प्लिसिट का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे, रूबरू का मतलब है जानकारी देना, परिचय कराना। ठीक, फिर उसके बाद हमारा अगला शब्द है 79th वर्ड। ठीक है, इनकम्बस्टिबल। ठीक है, कौन सा वर्ड है? इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल का मतलब होता है अदाह है, जिसे आग जला ना सके। और ये भी क्या है? एडजेक्टिव है, ये डी है, ये एडजेक्टिव। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ड, यानी जिसे आग जला ना सके उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्बस्टिबल। ठीक है, इनकम्बस्टिबल याद कर लीजिए, परीक्षाओं में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में भी और उसमें भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इनकम्बस्टिबल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अदाह्य होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जलाया नहीं जा सकता। ऐसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड इज इनकम्बस्टिबल। आवर सोल इज इनकम्बस्टिबल। हमारी जो आत्मा है वह अजर अमर है, उसे जलाया नहीं जा सकता, अदाह्य है। फिर अगला है 80वां शब्द है हमारा, 18th वर्ड है। ठीक है, 18th वर्ड इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? अशोध्य या असंशोधनीय या पक्का। यह भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो इनकॉरिजिबल, अशोध्य का मतलब जिसको शोध नहीं किया जा सकता, यानी जिसको अल्टर नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ, पक्का एकदम फर्म हो, उसे हम कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे उसके बाद। ठीक है, कुछ भी शोधन कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिस किसी को ठीक नहीं किया जा सकता वो क्या है? इनकॉरिजिबल है। तो जैसे द कन्विक्ट वॉज इनकॉरिजिबल, अपराधी बड़ा ही अशोध्य है। अशोध्य का मतलब है असंशोधनीय, सीधा नहीं होने वाला है। ही रॉब्ड ए मैन राइट आफ्टर ही गॉट आउट ऑफ जेल, उसने एक व्यक्ति को
ठीक है, जेल से निकलते ही पुनः लूट लिया, उसने एक व्यक्ति को जेल से निकलते ही पुनः लूट लिया, इसलिए वो क्या है, इनकॉरिजिबल है, इनकॉरिजिबल। ठीक है, यानी उसे सुधारा नहीं जा सकता। चलिए, अगला जो अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, वो लिखा है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य या अपरिहार्य। अनिवार्य या अपरिहार्य, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो एब्सोल्युटली इसेंशियल, निश्चित रूप से जिसे टाला ना जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनिवार्य कहते हैं, अपरिहार्य कहते हैं। इंडिस्पेंसेबल, ठीक है, अनिवार्य या अपरिहार्य। तो स्टोमेटल पोर्स आर इंडिस्पेंसिबल फॉर लीव्स। ठीक है, तो पत्तों में जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा एक प्रकार का छेद होता है, वह पत्तों के जीवन के लिए या पत्तों के लिए अपरिहार्य है या अनिवार्य है। आई बात समझ में। स्टोमेटल पोर्स आर इंडिस्पेंसेबल फॉर लीव्स, पत्तों के लिए पत्तों में रंध्र अनिवार्य होते हैं, जिसके माध्यम से वो सूर्य की रोशनी ग्रहण करते हैं, वातावरण में पाए जाने वाले, ठीक है, वाटर वेपर्स को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। चलिए आगे है हमारा 82 वर्ड है इन्फेंटिसाइड। अब यहाँ भी देखिए, होमिसाइड अभी हमने पढ़ा और एक आ गया दूसरा साइड से संबंधित, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, ठीक है, तो इन्फेंटिसाइड अगर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, शिशु हत्या या बाल हत्या। तो ये क्या है, नाउन है, संज्ञा है। तो किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी नवजात शिशु की हत्या करना कहलाता है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है। ठीक, तो सी वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर, ठीक है, उसे यानी उसके ऊपर आरोप लगा है, चार्ज लगा है, किसका, हत्या का। और किसकी हत्या का, ए चार्ज ऑफ इन्फेंटिसाइड। ठीक है, शिशु हत्या का चार्ज लगा है या शिशु हत्या का आरोप लगा है, यानी उसके ऊपर शिशु हत्या का आरोप लगा था। ठीक, फिर अगला है हमारा 83rd वर्ड इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, पैदल सेना, और ये नाउन है। इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना, ठीक है, पैदल सेना। तो प्रश्न है कि बैरकपुर छावनी, जिसके मंगल पांडे क्या थे, सैनिक थे, और वो कौन सी इन्फेंट्री के सैनिक थे, कौन सी पैदल सेना, अंग्रेजी पैदल सेना के सैनिक थे, ये आपको बताना है। ठीक, तो क्या होगा इसका जो है, एन आर्मी अंटिल कंसिस्टिंग, यूनिट, अंटिल नहीं है, यूनिट, एन आर्मी यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट। ठीक है, हाँ, तो एक सैन्य दल, यूनिट का मतलब दल हो गया, एक सैन्य दल जिसमें पैदल चलने वाली सेना लड़ाई में भाग लेती है, तो वो क्या कहलाते हैं, इन्फेंट्री। पैदल चलने वाली सेना लड़ाई में भाग लेती है, या लड़ाई के लिए पैदल सेना, ठीक है, पैदल सैनिक, तो उन्हें इन्फेंट्री बोलते हैं। तो लिखा है 2 इन्फेंट्री डिविजन्स, ठीक है, 2 पद सैन्य विभाग, डिवीजन का मतलब विभाग हो गया, तो 2 पद सैन्य विभाग या 2 पैदल सेना विभाग वर हेल्ड इन रिजर्व, ठीक है, को आरक्षित किया गया है। आरक्षित का मतलब उन्हें पहले से ही बनाकर रखा गया है। तो 2 इन्फेंट्री डिविजन्स वर हेल्ड इन, अच्छा वर लिखा है, हेल्ड इन रिजर्व, यानी 2 पैदल चलने वाली सेना को आरक्षित किया गया है, आरक्षित रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो 84 शब्द है, 84, वो क्या लिखा है, इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल का मतलब, इंस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है, रहस्यमय या गूढ़ या अगम्य, यानी जिसके बारे में ना जाना जा सके। और यह भी क्या है, नेचर से एडजेक्टिव है। तो दैट कैन नॉट बी ईजिली अंडरस्टूड और नोन, जिसके बारे में आसानी से ना जाना जा सके, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल क्या होता है,
इसका यूज़ देखते हैं। द किलर लेफ्ट नो क्लूज, ठीक, हत्यारे ने किसी भी सुराग को नहीं छोड़ा। द किलर लेफ्ट नो क्लूज, हत्यारे ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। एंड द मर्डर रिमेन्स एन इनस्क्रूटेबल मिस्ट्री, और इस तरह से हत्या एक अबूझ पहेली या रहस्य बना हुआ है, गूढ़ या अगम्य, ठीक है, रहस्य बना हुआ है। आई बात समझ में? इनस्क्रूटेबल मिस्ट्री का मतलब हो गया गूढ़ या अगम्य, रहस्य, मिस्ट्री का मतलब रहस्य हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा अंतिम शब्द है, क्या लिखा हुआ है? अंतरिम। क्या लिखा है? अंतरिम। ENTERIM, अंतरिम है, इंतरिम या एंटरिम बोल सकते हैं आप। इसका मतलब क्या होता है? मध्यकाल या अंतरिम या अल्पकालीन, और ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में। तो ए टाइम बिटवीन पीरियड्स और इवेंट्स, ठीक, मतलब दो समय अंतराल के बीच का समय या दो घटनाओं के बीच का समय क्या कहलाता है? अंतरिम कहलाता है, ठीक है, यानी मध्यकाल का समय कहलाता है। ही ओनली होल्ड्स द पोस्ट ऑन एन अंतरिम बेसिस, ठीक, उसे इस पद पर अल्पकाल के लिए रखा गया है, यानी वह इस पद को थोड़े समय के लिए ही होल्ड करता है या इस पद पर रह सकता है, ठीक है, वह इस पद पर थोड़े समय के लिए ही रहेगा, रहता है। तो इस तरह से हमारे आज के 85 वर्ड्स कंप्लीट हुए, ठीक, और आई होप आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम 200 वर्ड्स को कवर करने के बाद फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ से छोड़े थे वहीं फिर से शुरुआत करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप स्वस्थ होंगे, और आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी है आप लोगों के लिए कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है, जिससे हमें भी खुशी मिले आपकी सफलता पर। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।